नमस्कार। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। शुक्रवार देर रात उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिश्ते क्या होंगे और पिछले 4 दिनों से नेपाल के जेनजी यानी कि युवा जो सड़कों पर थे, जिनकी वजह से तख्ता पलट हुआ, दरअसल उनके पीछे कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने उन्हें उकसाया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजीव नारायणन। नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी ऑन योर शो आफ्टर सम टाइम। और मैं धन्यवाद शुरुआत में कर देती हूँ कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लेते हैं, तो दैट्स एन ऑनर फॉर मी। मैं ये समझना चाह रही हूँ सर कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, जो जेनजी है, युवाओं का जो ग्रुप है, उसमें भी अलग अलग ग्रुप है। आपको क्या लगता है, सही मायने में ये वहां की सरकार के खिलाफ गुस्से में उतरा हुआ यूथ था, नेपाली युवा थे, या फिर इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स कुछ ऐसी हैं जो एक रजामंदी तक इनको पहुंचने नहीं दे रही हैं? पहले तो शुरू करते हैं कि भाई ये एक अपने गर्व से कहते थे that we are the only Hindu nation in the world. ओके, भारत के साथ रिलेशन शुरू हुआ बहुत मामूली सा चीज था। 80s में आपके मंदिरों में फॉरेनर्स को परमिशन नहीं मिलता, तो राजीव गांधी गए वहां पर, सोनिया गांधी को परमिशन नहीं मिला, बस खुंदक वहां से, और वहां से उन्होंने पूरा कचरा किया, वेंट आफ्टर द मोनार्की। पूरा वामपंथियों को, माओइज्म जो खड़ा हुआ वहां पे वाज थैंक्स टू राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, एनआर वामपंथी, जिसका चीन ने फायदा उठाया। और आप यू सफर्ड विद कितना 163 डिस्ट्रिक्ट्स जो आप रेड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते थे, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। दे सफर्ड, द पीपल ऑफ नेपाल सफर्ड फॉर मोर देन अ डिकेड। देन 2001 में ना अभी तक क्लियर नहीं है किसका हाथ था, एक्सेप्ट फॉर ज्ञानेंद्र हु हैड स्टेप्ड आउट। थोड़ा चोट उनको लगा था। That prince killed the entire royal family and shot himself. कहते नहीं वो एक लड़की से प्यार करते थे, उसे शादी नहीं करने दिया। अब लड़की से प्यार, शादी नहीं, और आप मार रहे हो। There is a doubt whether he did it himself or someone else was involved. Then Gyanendra came, but Maoism continued. India continued, the Lutyens gang. That negativity continued till they came to power and they had the constitution amended and removed the royal family. Narayanhiti Palace became a museum. He was kicked out from the Narayanhiti Palace. He went and stayed in his palace in Pokhara. And most of the royal families, some of, quite a couple, 2-3 of them went off to Singapore. And rest is history. They lean towards China totally. और चाइना ने उनके इकोनॉमी का कचरा कर दिया। वो तो आदत थी उनकी कचरा करने की। सो इसको कई लोग ग्लिबली कहते हैं रेजिम चेंज, कि CIA ऑर्केस्ट्रेटेड रेजिम चेंज। गलत। जो CIA ऑर्केस्ट्रेशन करता है रेजिम चेंज का, उसका बेसिस एक किताब है, 198 ways to overthrow an elected government, written as part of his thesis by a man of the name Gene Sharp। 74 में लिखा। 84 में funded by CIA and the Democrats, he opened an institution in Boston
called Albert Einstein Institution. इसका एल्बर्ट आइंस्टाइन और फिजिक्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं. इट ओपनली टीचेस हाउ टू ओवरथ्रो एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. ये मेरे हाथ में 2004 पे पड़ा था, व्हेन आई वाज डीए इन ताजिकिस्तान. तो उस वक्त अपना पूरा बुकलेट्स भेजते थे, तो 2-3 सेट मैंने ले लिए थे. एक अपने एमआई को दिया था, एक एमईए को दिया था और एक रॉ को दिया था कि भाई साहब ये पढ़ लीजिए. आईबी को भी दिया था कि भाई साहब ये आप पढ़ लीजिए. ये है इनकी सोच. उस वक्त वो कलर रेवोल्यूशन वगैरह सब हो रहा था पोस्ट यूएस अपने सोवियत यूनियन स्पेस में. तो इस किताब में से बेसिकली आई वुड से 4 स्टेप्स होता है खास जो रेजिम चेंज का होता है. एक होता है कि एक फॉल्स नैरेटिव से डिस्टेबलाइजेशन कराइए. उसके बाद पैसे फेंकिए ताकि जो पकड़ ले कि फॉल्स नैरेटिव है, पैसे के दम पे उसको दबा दो, नहीं तो एलिमिनेट कर दो. और bring in chaos, uprising, rioting, strikes, chaos. Don't let the government speak. And force a resignation of the elected government. आपका जो चुनिंदा आदमी है वो देश में उस वक्त नहीं रहेगा, बाहर रहेगा. उसको फिर पैराशूट करिए और फिर उसको पूरा सपोर्ट दीजिए और पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा. फिर लोग बोलेंगे हाँ भाई ये बंद. ये तरीका होता है. या तो वो देश में नहीं होगा या देश के किसी कोने में चुपचाप बैठा होगा, उसको लेके आओ. क्लासिक एग्जांपल बांग्लादेश. फॉल्स नैरेटिव क्या था? वैकेंसीज फॉर डिसेंडेंट्स ऑफ मुक्ति बाहिनी 30%. क्यों फॉल्स? 2018 में शेख हसीना ने उसको कैंसिल कर दिया था कि ये गलत, अनजस्ट. एंड शी हैड गिवन only 5% as vacancies, which everyone was happy कि हाँ 5% का. 2021 में 7 बंदे who were descendants of Mukti Bahini went to Dhaka High Court against that. That judge sat on that file till 2024. जून 2024 में कैंसिल करता. कैंसिल किया तो राइट्स हुए. भाई राइट होने थे तो वो तो हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट हो रहे थे ना. बिल्कुल. Why against Sheikh Hasina? The person who cancelled it. That is why it's a false narrative. बाहर से फंड हुआ, अपराइजिंग हुआ और इनका चुनिंदा बंदा आ गया. अब गलती ये हो गई कि ट्रंप आ गया, उसके बाद उसने यूएस एड बंद कर दी तो पैसे बंद हो गए. दूसरी गलती ये हो गई, रेडिकल मुस्लिम है, भारत से पंगा ले लिया, भारत ने सारे दुकान बंद कर दिए उसके. सो अब वो हो गया धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का. नेपाल में ऐसा नहीं है. नेपाल में दी इकोनॉमी चरमरा गया क्योंकि जॉबलेस हो गए लोग. पीपल स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर वर्क. पीपल स्टडी आउट. अबाउट 7-8 लाख इनका डायस्पोरा है बाहर, जो पढ़ता है और काम भी करता है. भारत के अलावा, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, भारत के अलावा विदेश में. भारत को तो वो अपना देश मानते हैं क्योंकि आज भी जो आम आदमी है वो तो कहता है भारत अपना देश है, रोटी बेटी का सवाल है, वो तो अपना ही देश है. तो जब ये कहते हैं विदेश, मतलब भारत को नहीं काउंट करते उसमें. सो पीपल शुड अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड इवन टुडे. ये तो मोदी जी ने आने के बाद पूरा, क्योंकि जब उसने देखा कि जो वामपंथी ट्रक यूनियन थे 2015 में 16 में उन्होंने ट्रक ले जाना बंद कर दिया था, तो तेल वेल का काफी दिक्कत हो गया था, बिजली की दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने वो बंद किया, पाइपलाइन लगा दी तेल की. कहता पोर्ट से ट्रक लेके जाएगा ही नहीं, ये पाइपलाइन है, तेरा है, तू चला, परमानेंट है, तेरा तेल है, आएगा कलकत्ता में और पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व. बिजली के लिए बहुत हेल्प किया था. They used to have a lot of problems with बिजली, despite whatever China used to say.
हमने एक उनका हाइड्रो पावर अरुण 1, 2, 3 अभी तो 4 और 5 भी बना दिया. You bought a lot of electricity, you helped them to stabilize their electricity. वो भूले नहीं है लोग कि जो कुछ भी अभी उनकी स्थिति बनी है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है भारत के कारण है. बट गुस्सा शुरू हुआ उनको धीरे 2023 ऑनवर्ड्स, क्योंकि बहुत मुस्लिम्स को ले आए थे आईएसआई के दबाव से. मुस्लिम्स जितने रेडिकल्स टेररिस्ट वगैरह आते थे वहां से. चीन लोग काफी आ गए थे. चीनी. आई हैव बीन टू नेपाल. लास्ट आई वेंट काफी साल पहले 2018 काठमांडू गया था. वहां तो साइन बोर्ड में चाइनीज साइन बोर्ड चाइनीज लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में और आपके चाइनीज में. तो धीरे 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 लोगों को गुस्सा आने लगा ना कि भी चीन ने प्रॉमिस किया और हमारा इकोनॉमी खत्म हो गया. सो दैट वाज द फर्स्ट, द डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, जॉबलेसनेस, restlessness of the youth, the anger in especially the ladies who had seen their husbands who were killed by these वामपंथीज. they call them terrorists. आज भी इनको ये ओली और सारे को दहाल को ये सब टेररिस्ट बोलते हैं. ये बोलते हैं तुम मेरे पीएम सीएम कोई नहीं हो, यू आर टेररिस्ट, यू किल्ड पीपल हु डिडंट एग्री विद. और एक लेडी ने तो आके भी टीवी में बोला था कि मैंने तो तब बोला था हाय लग रही है तुम्हें, सारे माताओं और बीवियों और बहनों की, ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको समझ नहीं आएगा. तो हुआ वही, उनके मिनिस्टर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा, लाते लाठी पता नहीं क्या. वन पुअर लेडी गॉट बर्न टू डेथ. रिजेंटमेंट व्हेन इट स्टार्टेड 2023 में जो हमास ने किया था इजराइल में October 7th. And when Israel started attacking, they found all the Muslims and pro-Muslims on the streets against Israeli action starting November 2023. November 2023 में इनका pro-monarchy movement शुरू हुआ. An anger that why are we not a Hindu राष्ट्र? What is this secularism? Why are these radicals sitting here? तो ये भड़ास आ चुका था. And from November 23 periodically 2-3 महीने में इनका आ जाता था strikes to get back the monarchy, और used to be put down very heavily by the police. अभी भी बच्चों को गोली मारा है, माथे पे गोली मारा है, सेंटर ऑफ नियत्ते बच्चे जो बैठे हैं स्ट्राइक पे, माथे पे गोली मारा. That fueled the anger more. तो इस इन योर फेस करप्शन था, जो करना है कर ले. आपने कोठी देखी उसकी, केपी शर्मा ओली की, जो अब तो खैर इट्स अ बर्न्ट रेक. लुक एट द हाउसेस दे हैव मेड. सो डायस्पोरा से इनका शुरू होता है एक हैशटैग मूवमेंट नेपो किड्स, and that went viral in Nepal and people started sharing and writing stories about it against these children of these politicians and pointing fingers of corruption in the politician. ये जो सोशल मीडिया और एप्स को बंद किया था ना, इसको दबाने के लिए किया था. ऑल दैट इज स्टोरी दैट दे हैव नॉट रजिस्टर्ड. यार रजिस्ट्रेशन का डेट तो कब तक खत्म हो गया था, इस वक्त क्यों किया? Because it caught fire. Now they made the biggest mistake of blocking WhatsApp. WhatsApp एक जरिया था जो यहाँ पे रहते लोग अपने बच्चे और रिश्तेदारों से विदेश में बात कर सकते थे. ISD में बात करने की तो पैसे नहीं थे, वेरी एक्सपेंसिव. आपने वो जरिया बंद कर दिया. So while the face of the movement was 28 years and below, जिसको जेनजी हमारे बंदों ने बोला है, वहां के भी प्रेस वालों ने ही बोला है. उनके प्रेस के अगेंस्ट भी काफी रोष था. वन ऑफ द प्रेस हाउसेस वाज बर्न्ड, बट देयर वर द होल लॉट ऑफ देयर पेरेंट्स एंड अदर्स एल्डर्स हु वर सपोर्टिंग दिस मूव. द आर्मी वाज नेवर विद द माओइस्ट. दे ट्राइड देयर बेस्ट कि भाई जो हमारे माओइस्ट आर्मी है उनको आप फौज में डाल दो. आर पीपल ऑल्सो, मना कर दिया था कि भाई साहब बिल्कुल मत ले.
चाहे पुलिस में डाल दो या कोई और इंटरनल सिक्योरिटी फौज करके बना दो, फौज में मत डालो। आर्मी ने मना कर, बिल्कुल मना कर। देन आर्मी स्टेप्ड इन और मामला संभाल लिया पूरा। कहां तक उनको जाना पड़ा था? These Islamists inside were going to target the पशुपतिनाथ टेम्पल। हाँ, मतलब मुझे भी सर वो तस्वीर देख के बड़ी हैरानी हुई थी कि अगर ये नेपाल के हिंदू बच्चे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते नहीं है, पशुपतिनाथ मंदिर में क्यों जा रहे हैं, वहां को क्यों वेंडलाइज करना चाहते हैं? हिंदू बच्चे नहीं है, ये जो इस्लामिस्ट को पैदा करके रखा हुआ है, जगह पनाह दे रखी है, उनके बच्चे थे। सी वेन एक बात ये होता है, जब भी आप इस तरह से मोबोक्रेसी में आ जाते हो तो दी बैड एलिमेंट्स विल हैव अ फील्ड डे। बट फौज को समझ थी कि यार यहाँ पे हो सकता है, सो दे डिप्लॉयड देमसेल्फ, दे ट्राइड टू टेक ओवर द एयरपोर्ट, दे डिप्लॉयड देम देयर। They didn't stop them. They were there at the parliament. They didn't stop them from burning the parliament. तो राष्ट्रपति भवन में भी उनको बड़े आराम से एंट्री मिल गई थी। जब ये वहां जा रहे थे तो उन्होंने बैरिकेड्स हटा लिए थे। अब आप देखो, आर्मी चीफ 10 के रात को स्टेटमेंट देते हैं when he addresses them। आपने देखा वो वीडियो? उसके पीछे की तस्वीर भी देखी। कौन है वो तस्वीर? That is most important. Prithvi Narayan Shah, the first king of Nepal who started the Shah dynasty। 20 साल लड़के पूरे ये जो नेपाल है इसको इकट्ठा किया था। मदद किसने किया था? उनके ससुर ने। ससुर जी कौन थे? बहुत बड़े नामी ठाकुर ऑफ वाराणसी। ये है भारत का कनेक्ट। और जो फोटो में दिखा रहे हैं कि भारत को बता रहे हैं कि भाई साहब हम भूले नहीं है कि आज हम नेपाल हैं आपके कारण। हथियार, असला सब वो अंग्रेजों से खरीद के उनको दिया था, तब जाके ये राजा बने। आमतौर पे जो आर्मी चीफ होता है उसके पीछे हर वक्त राष्ट्रपति का फोटो होता है, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हो। इन्होंने राष्ट्रपति का फोटो नहीं लगाया, पृथ्वी नारायण शाह। इट्स अ बिग मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है लोगों को भी कि वो मोनार्की को, राजा को वापस लाने वाले हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 2। अभी जो बेसिकली 2 गुट हैं, अब वो सामने तो बच्चे हैं लेकिन पीछे हैं लोग, एक्चुअली पीछे हैं। और वो राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी है और एक और राष्ट्र, आई थिंक सोशलिस्ट पार्टी, संविधान पार्टी, ऐसे कोई है। बोथ आर प्रो मोनार्की, उनके बीच में है। एक नाम है एक्स चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुशीला कुमारी कार्की। सुशीला कार्की जी BHU की स्टूडेंट है। सुशीला कार्की जी मोदी जी को अच्छी तरह से जानती हैं, उनको बहुत आदर करती हैं, बड़े भाई जैसे देखती हैं। और कुलमन घेसिंग, भारत के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके आने से पहले बहुत उनका प्रॉब्लम होता था बिजली का। भारत ने पूरा मदद किया, जैसे पहले मैंने बताया। सो भारत हैज टू बी हैप्पी। अभी कॉन्स्टिट्यूशन वो बदलने वाला, वो सेक्युलर सब जाने वाले, वे गोइंग टू बी बैक एज अ हिंदू राष्ट्र। एंड मोस्ट लाइकली माय अंडरस्टैंडिंग कि भाई जो इनका राजा है वो टिटुलर हेड रहेगा, कि वो प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट रहेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन उनका ये है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टी में जितने भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस हैं, जो अब तक बार बार इलेक्ट कर होके आ रहे थे, अपने बच्चों को ला रहे थे, ऑल आउट, सारे नए फेस चाहिए। इसमें ये दो जो पार्टी है, राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी जो इनके राजाओं ने बनाया था, और दूसरा एक और प्रो है, राष्ट्रीय RSP है या RCP, ऐसे ही है, नाम भूल रहा हूँ। ये प्रो मोनार्की पार्टी है। अब देखते क्या होता है। बट भारत को इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चीन को चिंता करना है और US को चिंता करना है।
यूएस ने भी $500 मिलियन दिए थे। वो क्या था? एमसीसी, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, उसके नीचे रीबिल्ड करने के लिए 500 मिलियन गारंटी कर दे के रखा। बट ओली तो शिफ्टेड टोटली टुवर्ड्स अपना चाइना। बट राइटिंग ऑन द वॉल था, उसे समझ आ जाना चाहिए था। जब बातचीत के दौरान वांग यी जब यहाँ पे आए थे, वो तो लिपुलेख पास के थ्रू ट्रेड डील और लिपुलेख पास के थ्रू मानसरोवर जाने के लिए परमिशन दे दिया था। और ओली ने तो पंगा खेड़ा किया था कि लिपुलेख मेरा है। और अब जब चीन कहता है कि नहीं भारत का है, भारत वहां से जाएगा, तो सभी समझ में आ जाना चाहिए कि भाई साहब आपके ऊपर से हाथ हट चुका है, आप पिटने वाले हो बुरी तरह से। अब भारत ने जितने भी ये भागे हैं, किसी को शरण नहीं दिया। फौज बता नहीं रही है, फौज के हेलीकॉप्टर में ही गए हैं, फौज को मालूम है, वो नहीं चाहते कि इन्हें खून खराबा हो। कोई कहता है ये दुबई चले गए हैं। अब दुबई कैसे गए? हेलीकॉप्टर तो उड़ के दुबई जा नहीं सकता, कोई हेलीकॉप्टर भारत तो आया नहीं। क्या चीन गया? चीन से जहाज में गए, कैसे गए? अब कहाँ है? लगता है कोई आर्मी लोकेशन के अंदर उनको छुपा के रखा है और फिर बाद में निकालेंगे किसी तरह से। सर, लेकिन ये जो माहौल वहां पर बना, हमने देखा हमारे देश के इर्द गिर्द ऐसे ही इतिहास दोहराए जा रहे हैं, श्रीलंका हो या बांग्लादेश ताजा हो या नेपाल हो। हमारे इर्द गिर्द केवल एक ही है जो टिपिकल CIA रेजिम चेंज था, जो बांग्लादेश। श्रीलंका टिपिकल है नहीं। श्रीलंका का रास्ता ही अलग था, कोई बाहर से ताकत नहीं आया था। इनका जो हुआ था, अरगालय बोलते हैं उसको श्रीलंका में। अरगालय इन लंकन मीन्स स्ट्रगल। ये एक्चुअली वाज अगेंस्ट वन फैमिली, सारे पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट नहीं था जैसे यहाँ पे हुआ था। वन फैमिली, राजपक्षा फैमिली, फुल स्टॉप। क्योंकि ये कहते हैं 2010 में इन्होंने इतना लूटा है, और गोटाबाया राजपक्षा ने तो हद कर दी थी। अब उसका भाई जो पहले प्रेसिडेंट था महिंदा का, उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था, और उसके खानदान के, एक्सटेंडेड खानदान के, उनको दोनों को मिला के 15 लोग थे गवर्नेंस में। कोठियां बना रखी थी, एंड इकोनॉमी चरमरा गया था, जॉब्स नहीं थे, कुछ नहीं था। दैट वाज द एंगर अगेंस्ट राजपक्षा फैमिली फॉर द लूट सिंस 2009, जब महिंदा राजपक्षा आया। दैट केम आउट टू डू दिस। बाहर से कोई नहीं आया, पॉलिटिशियंस के वहां से ही अपना रनिल विक्रमसिंघे उठ के आए थे। वो अलग बात है कि अभी अरेस्टेड है वो, बट ही बिकेम द प्रेसिडेंट। भारत ने हाथ पकड़ा, स्टेबलाइज हुआ, प्रॉपर इलेक्शंस हुए, जहां पे अभी AKD बोलते हैं उसको, अरुणा कुमार दिसनायके, जो अपना जनता विमुक्त पेरमुना JVP का लीडर है, वो आया है। वो तो आपके पास है पूरा। बिकॉज सी जॉबलेसनेस, इकोनॉमी नहीं है, कचरा हो गया है, यूथ गेट डिमोरलाइज, तो ये होगा। अच्छा, लोग अभी इसको तो मैसेज फॉर इंडिया, मैसेज फॉर इंडिया फॉर व्हाट? यू आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, द यूथ इज वेरी हैप्पी, योर इंटरनल कंजम्पशन इज ग्रोइंग, it's already 65%. GST2 में they are expecting in next 2 years it will become 70%. Why should India worry? एक स्टेप बैक लो, आपके सार्क जो पुराना होता था उसके कंट्रीज लो, 8 कंट्री आपको मिला के। एक 2 पगलेट देश हैं, एक पाकिस्तान पूरब में पश्चिम में, दूसरा बांग्लादेश पूरब में, उसको तो हम आजकल ईस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। इन दोनों को छोड़ के बाकी सब तो आपके खेमे में। उसके पहले वो आपके अगेंस्ट थे। श्रीलंका वाज अगेंस्ट यू, मालदीव्स वाज अगेंस्ट यू, नेपाल वाज अगेंस्ट यू। टुडे मुइजू जी साष्टांग नमस्कार करके बोलते गलती हो गई बापूजी माफ कर दो। श्रीलंका भी बोलता गलती हो गई बापूजी माफ कर दो, हम आपके साथ हैं। अब नेपाल भी बोलने को तैयार है, गलती हो गई बापूजी माफ कर दो, आपके तैयार है।
तो कौन सा बोल रहे हो कि यार ये भारत के लिए चेतावनी है? किस लिए? आपकी डिप्लोमेसी टनाटन चल रही है कि ये तीनों देशों को सबक सिखा दिया आपने। और केवल एक शब्द उनके लिए बोलूंगा, देर आए दुरुस्त आए। सर, हमारे देश के अंदर तो ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेता यहां तक कहने लग गए कि अरे ये वो दिन कब आएगा। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, सांसद है, कहते वो दिन कब आएगा जब भारत। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं उनका शिकवा, गिला शिकवा जो है मैं समझता हूं। 2014 में ये पूरी कोशिश की गई थी। आपका इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई अंदर से नहीं था, इट वाज फंडेड फ्रॉम आउटसाइड। दे नीडेड अन इनकरप्टिबल फेस। ये प्रशांत भूषण, ये वो सारे जो देश को बेचते हैं, ये सारे बैठे हुए थे। दो जन को लेके आए थे, वन वॉज अन्ना हजारे, द अदर वॉज किरण बेदी, कि ये दो आएंगे तो लोग इकट्ठे होंगे। लोग इकट्ठे हुए, बट मोदी जी सिलेबस से बाहर आ गए। उनके सिलेबस का जवाब ही नहीं है उनके पास कि भाई कैसे जवाब दे। अब उन्होंने जो आप बॉटम 5 यानी यू दो ये कहते हैं कि हम 10th इकोनॉमी थे, 10th इकोनॉमी गई तेल लेने। इतना करप्शन, इतना लूट और इतना होता था। मोस्ट ऑफ दीज बिग assessment companies, Deloitte, Goldman Sachs, all economists had rated even IMF as the fragile five. Correct? कि भाई कभी भी टूट सकता। वहां से to get you to the 4th and to be the best performing economy in the world, and for IMF who rated you as fragile 5, वहां से कहते हैं कि भाई साहब संसार की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पे टिकी हुई है। जब ही तो चरमरा रहे ये कि यार हमें तो हाथ साफ करने का मौका नहीं मिल रहा। अभी आप देख लो पंजाब फ्लड्स पे क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो उनको पैसा गवर्नमेंट को देना है, मेडिकल, खाना, वो सबके लिए मिल जाएगा। बाकी जिसका घर तबाह हुआ है, खेत तबाह हुआ है, उसको तो सीधे बैंक में पैसे जाएगा। पॉलिटिशियन को तो खाने के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। जो खाएगा वो, जब जैसे 1600 करोड़ दिया है पंजाब को, 1500 दिया है हिमाचल को, वही खाते बनेगा। रोना इस बात का है ना कि मैं खाऊंगा नहीं और खाने भी नहीं दूंगा। तड़प इस बात की है कि काश वो दिन आ जाए जब हम ऐश करते थे, पैसे लूटते थे। आप सैफी में देखो, एयरपोर्ट भी बन गया, पता नहीं क्या क्या बन गया। एनुअली पूरा बॉलीवुड वहां पे होता था उनके इवेंट के लिए। आजकल तो सब बंद है। सैफी एयरपोर्ट तो खत्म हो गया, कोई जहाज तो लैंड ही नहीं करता। तो रोना धोना इसलिए है कि ये हो नहीं पा रहा है। तो ये नैरेटिव जरूर चलाएंगे, और जैसे वो अपने खड़गे कि 6 महीने में मोदी जी को हम उखाड़ के फेंक देंगे और अपने रेड्डी जी जीतेंगे। अब वो तो रो रहे हैं कि 30 तो उनके खेमे से यहां पे आ गए वोट्स। इंडिया के 452 थे, 22 थे, तो 452 वोट कहां से मिल गए? मतलब 30 उनके खेमे से यहां आए। और ये कहानी चला रहे थे कि गडकरी जी 33 के साथ आ रहे हैं। तो वो तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि 30 आपके आ गए यहाँ पे। रोना यही हो रहा है ना, जो जितना कुछ बोलते ज्यादा है, काम कम करते। तो ये डराने वाली चीज है कि भाई श्रीलंका ये वो, कोई नहीं। एक हुआ है आपके नेबरहुड में, वो बांग्लादेश का हुआ था, लेकिन वो पासा उल्टा पड़ गया क्योंकि आर्मी चीफ आपके साथ खड़ा हो गया। यूएस चाहता था, एक्चुअल किस लिए हुआ? ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ना, वो तो कहने के लिए, मैं गया हूं सेंट मार्टिन आइलैंड। यू कैन वॉक द लेंथ पूरा सेंट मार्टिन आइलैंड नीचे से, जो सबसे बड़ा आइलैंड है, बाकी छोटे छोटे पत्थर हैं। जो मेन आइलैंड है नीचे से ऊपर और वापस 23 मिनट में आप आ जाओ। अच्छा, छोटा सा। आप एक लिसनिंग पोस्ट डाल सकते हो।
94 में 93 में बांग्लादेश में कोर्स कर रहा था, तो हमको लेके गए थे नेवल एक्सरसाइज में, तो वहां पे रुके थे। जो आप उस आइलैंड के पास भी नहीं आते हो, दूर आते हो, छोटे बोट से आते हो, क्योंकि काफी कॉरल है वहां पे, तो छोटे से नैरो पैसेज है, नीचे से ऊपर से नीचे तो आप 23 मिनट पे चल लोगे। मैं तो खुद चल के देखा है। नीचे का इलाका है जहाँ पे थोड़ा बहुत खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, एक दो तीन घर थे वहां पे, एक लिस्निंग पोस्ट चाइनीज का लगा हुआ था, रडार, दैट्स अबाउट ऑल। वो सब बंद। मेन था गोइंग इनटू नॉर्थ म्यांमार, चिटागोंग से। नॉर्थ ईस्ट म्यांमार में रेयर अर्थ का काफी रिजर्व्स है, उसको चाइना इलीगली निकालता था। वहां पे कैंसर वगैरह हो रहा था, तो इसीलिए इनिशियल सपोर्ट मिला था यूएस से, बाद में अपना सपोर्ट मिला था, तो 3 ब्रदरहुड आर्मी करके उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये चाहते थे कि हम वहां जाके हम माइनिंग करके निकालें। अभी कैंसर हुआ है लोगों को, बिकॉज रेयर अर्थ माइनिंग एनवायरमेंटली और हेल्थ के लिए बहुत काफी, मतलब हेल्थ वाइज तो कैंसर फैलता, तो नहीं हुआ, तो इसको लेके आए। उसने मना कर दिया था, फिर इसको लेके आए। जब ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए मान गया था, तो आर्मी चीफ खड़ा हो गया, ज़करुर रहमान, कि तू है कौन? तू तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, तेरी कोई गवर्नमेंट नहीं है, तू तो केयर टेकर है, किससे पूछ के तूने बोला अमेरिकन को? आज जब कोई नहीं है, कहता आर्मी विल लुक आफ्टर फॉरेन, सॉरी नहीं मिलेगा। तो दे ट्राइड टू ऑर्केस्ट्रेट अ कू। उनका क्यूएनजी है, एक्स क्यूएनजी, नाम भूल रहा हूं मैं उसका, फजलुर रहमान या ऐसे कुछ था। दे ट्राइड टू यूज हिम, हाउस अरेस्ट पे बैठे सारे उसको बने। इन दिस रेल्म ऑफ जियोपॉलिटिक्स, एक मदनपुरी जी का बड़ा फेमस स्टेटमेंट, एल्बर्ट जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं। चाणक्य नीति भी है ये सर, शोर मत मचाओ, काम करो ना, काम करते जो अपने आप दिखेगा। तो दिख रहा है, तड़प रहा है। क्यों यूएस क्यों तड़प रहा है? अब सब तरफ से, हर तरफ बाजी फेल हो रही है उसकी। अफगानिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान टोटली आपके साथ खड़ा हुआ है। तो केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश बचे, वो कब डूबते हैं देखते रहो। वो तो डूब रहे हैं बिल्कुल, हाथ पैर छटपटा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे? सर जैसे नेपाल में पिछले दिनों कितने सारे मदरसे थे जो भारत की सीमा से लगते हुए, उत्तर प्रदेश के साथ लगते हुए, फंडिंग उनकी आईएसआई कर रहा था, मदरसे बनाए गए हैं। केवल मदरसे ही नहीं, 12 चाइना स्टडी सेंटर लगे हुए हैं वहां पे आपके बॉर्डर के साथ, वो सब बंद हो जाएंगे अभी, वो सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं यार हमारा तो रिश्ता भारत के साथ है, ओपन बॉर्डर होता था, वो आते थे, सब काम करते थे, सारा कुछ होता था, उनको कोई वीजा की जरूरत पड़ती नहीं थी, कोई वर्क परमिट की जरूरत नहीं थी। आप नेपाल से आ रहे हो, हाँ ठीक है, आप डालो और रजिस्टर करो और काम करो। आज ये आलम हो गया है, जब वो चीन की तरफ चले गए, कि बाकी इलाके में काफी तैनात हो गई है एसएसबी, एंड बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको अपना आईडी दिखाना पड़ता। पहले तो कोई आईडी देखता नहीं था, पोरस बॉर्डर था। हाँ, अब नहीं, बखरता। सो थिंग्स विल चेंज एंड विल चेंज फॉर द बेटर फॉर अस। हमारे खेमे में ही आ रहे हैं। नैरेटिव्स पे मत जाइए, ये तो अपने वामपंथी लोग तो रो रहे हैं, तो वो नैरेटिव चलाएंगे कि देखो फेल हो गया, सब फेल हो गया, क्योंकि उनका कोई चल नहीं रहा ना। जैसे मैं कहता हूं कई लोगों को, यार ठीक है, देखो एक बंदा है, उसने एक रास्ता दिखाया है, विजन 2047, कि मैं 2047 में भारत को इस मुकाम पे देखना चाहता हूं। उसके लिए मैंने ये रास्ता और उस रास्ते पे चलने के लिए ये पायदान मैंने रखे। ठीक है भाई, और इसका मॉडल मैंने जो 10-12 साल में इस पेट में
रहा था, वहां पे मैं सक्सेसफुल था, आप देख सकते हो। उसी को मॉडिफाई करके मैं देश के लिए आऊं, वो एग्जैक्ट स्टेट था, स्टेट का देश में नहीं चलेगा, तो उसको मॉडिफाई करके मैं चला। गुड, आपको पसंद होगा अच्छी बात है, आपको नहीं पसंद है अच्छी बात है। नहीं पसंद है तो आप बताइए ना, आपका क्या विजन है भारत का 2047 के लिए, किस मुकाम पे जाना है, क्या रास्ता अपनाना चाहते हैं, क्या पायदान है, और उसका मॉडल आपका किस स्टेट में है वो बता दीजिए। जीरो। जितने इनके स्टेट है सब तो भीख मांगने के लिए खड़े हुए हैं। हाँ, सबके पास फंड नहीं है सर, पता नहीं कहाँ वो 8,500 खटाखट दे देंगे, पता नहीं कौन कौन सी योजनाओं। वो तो खटाखट तो देने के लिए आपके लिए थोड़ी बोला था, खटाखट अपने बैंक में जाने के लिए बोला था। दैट इज द होल प्रॉब्लम ना। यू कांट हैव एन, आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इलेक्शन पे खड़ा हूं उसको हराने के लिए, वो कोई मुद्दा नहीं हुआ है। अगर आपको वोट चाहिए तो आप बताइए ना, आप मेरे लिए क्या काम करने वाले हो, देश के लिए क्या काम करने वाले हो, वो बताइए। मुझे क्या मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूं कि मैं दूसरे आदमी को हरा रहा हूं, मतलब तो आप अपने मतलब के लिए खड़े हो, तो कुर्सी पे बैठोगे तो अपने मतलब के लिए काम करोगे, मेरे हित के लिए, देश के हित के लिए। तो अब वो देख लो ना, खड़गे क्या बोलते हैं जब वो किसान आया पंजाब से कि मेरे 4 एकड़ जमीन खराब हो गया, कहता मेरे पास 40 एकड़ है, मैं रो नहीं रहा। ये कोई बात है? कहता मोदी से जाके बात कर। तो आप किस तरह के पब्लिक लीडर हो फिर? आप ही के खेमे का आदमी आपके पास आके रो रहा है कि भाई 4 एकड़ मेरे चले गए, पूरा फसल उड़ गया मेरा, कोई मदद कर दीजिए। ये जवाब आप दे रहे हो कि मेरे पास 40 एकड़। अरे भाई साहब, तेरे पास 40 एकड़ कैसे आए? लास्ट टाइम न्यू एज पर फार्म लॉज 18 एकड़ से ज्यादा एक आदमी के पास तो हो नहीं सकता, 40 कहां से आए? अगर तू और तेरी बीवी का है तो 36 हुए, ये 40 का आंकड़ा कहां से आया तेरे पास? तो जब मुंह खोलते ना तब भी गड़बड़ कर जाते। सर वो तो कांग्रेस पार्टी में ही सड़े हुए आम देखते हैं, फिर कहते हैं उन सड़े हुए आमों को फेंक देना चाहिए। अभी तो नया बवाल है राहुल गांधी का, देखो सर, विदेश जाते हैं वो सीआरपीएफ जिनको की जिम्मेदारी सौंपी गई उनकी सिक्योरिटी की, वो रो रहे हैं कि बताते ही नहीं, अचानक चले जाते हैं, हम क्या करें। और फिर यही कांग्रेस इशू बनाती है कि अरे उनकी रैकी हो रही है, उनके पीछे पड़े हुए, उनकी जान को खतरा है, लेकिन खुद जब वो चले जा रहे हैं कभी मलेशिया कभी बहरीन, तब कोई जवाब देने वाला नहीं। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि हमें पता नहीं गए हैं, हमें तो पता है गए थे। फोटो किस कौन खींच के भेज रहा है? फोटो भी तो कोई खींच के भेज रहा है। बिल्कुल, स्कूटर चलाते हुए लाइन में खड़े हुए। फोटो किसने खींचा? किसी शख्स ने खींचा सर, जिसने पहचान ले कि राहुल जी हैं, उन्होंने। उस शख्स को कैसे पता चला कि यहाँ पे आना चाहिए? सर आप समझदार समझ गए। तो फोटो में आपने देखा नहीं राहुल कितने गुस्से से फोटोग्राफर जो भी खींच रहा था मोबाइल से उसको घूर के देख रहे हैं। वो फोटो देखिए ना। वो उंगली अगर देख लो तो वो लड़की थी, जिस तरह के नेल्स थे। वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जाते हैं, वो पता है कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बातचीत होती है, मालूम। अगर वो सोच रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम, या उसकी मम्मी सोच रही है कि वो जाती है, किसी को कुछ नहीं मालूम, सब जब भी तो उनके काम करने से पहले कुछ ना कुछ हो जाता है कि वो काम ही विफल हो जाता है। तो नेपाल के बारे में मैं तो चिंतित नहीं हूँ, मुझे पता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं यूपी बिहार में कि रोटी बेटी का सब। सीता मैया भी नेपाल की थी। अयोध्या में भी। पृथ्वी नारायण शाह
वाराणसी से ब्याहे हुए हैं। तो इस तरह से रिश्ता है वहां से। वोट तोड़ा था राजीव गांधी ने केवल एक चीज के लिए कि उसकी बीवी को जाने नहीं दिया था। वो सोच रहे थे मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो संसार, इस इलाके का पूरा मैं महामहिम हूं, जहां जाना है जा सकता हूं, मेरी बीवी को नहीं रोक सकता। तो प्रथा है, प्रथा होती थी पहले कि भाई आप, अब वो अलग बात है, आप धोती पहन लो, ये पहन लो, भेज देते, लेकिन पहले तो फॉरेनर्स को बिल्कुल नहीं भेजते, अलाउ करते, नॉट अलाउड इन द टेम्पल। तो थोड़ा आदर करना सीखना चाहिए कि भाई ये मंदिर की प्रथा है कि भाई जो फॉरेनर है उसको नहीं आने देते। तो गुस्सा बेसिकली इट वाज राजीव गांधी एंड राहुल्स मदर, जिन्होंने ईगो इशू बनाया एंड स्पॉइल्ड ऑल द रिलेशंस विद अस एंड ब्रॉट इन माओइज्म देयर एंड पूरा कचरा किया। कितने लोग मरे, कितने लोग मरे, 10 साल चले, अपने कितने लोग मरे, उसके चलते चलते आपका पूरा बेल्ट इतना 163, अब तो इट वाज डाउन टू जस्ट 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स लेफ्ट इस 10 साल में। सी द डिफरेंस, सी द डिफरेंस। एंड नाउ दे हैव बीन थ्रोन एंड किक्ड आउट। नेपाली कांग्रेस वाला भी पिटा है देवबा, क्योंकि ही इज जॉइंट हैंड्स विद देम। सर उनके घर के अंदर तो बताया जा रहा है टनल थी जिसके अंदर करोड़ों रुपए का कैश रखा हुआ था, गोल्ड रखा हुआ था, ये सब खबरें भी आ रही है। उसकी बीवी तो इनके क्या फॉरेन मिनिस्टर थी इसमें, इनके कैबिनेट में। तो ऑब्वियसली वो नेपाली कांग्रेस वाले भी पिटे, खूब पिटे, दौड़ा दौड़ा के पिटाया। कुछ तो वो वीडियो आ रहा था, नदी के अंदर घुस गए, स्ट्रीम के अंदर भाग भाग के। उनका एक मिनिस्टर को तो किसने फ्लाइंग किक भी दिया था। वो वित्त मंत्री था, वही था सेम गाय जिसको भगा भगा के मारते पानी में उतर गया, वो भी वही था। बिल्कुल। तो देवबा बैठा हुआ, खून निकला हुआ, उसकी बीपी को लाठियों से पीटा गया। तो बहुत मारा उन लोगों पे, मतलब जो खुंदक था पूरा, जिस तरह से इन्होंने लूटा है और देश का सत्यानाश किया था। तो they were looking back at the olden days before all this came. He had brought in Prajatantra and he had brought in democracy, though he was controlling as the head of state and government, but there was a PM and democracy, and they used to, people think back, those were the golden days of our period. We had everything, there was no shortage for everything. Then comes Rajiv Gandhi in 87 and पूरा कूड़ा करकट करके चला। सर वो जो कूड़ा करकट था, अब मान लेते हैं कि वो समेट कर बाहर फेंकने की तैयारी हो चुकी है, और जैसे आपने कहा देर आए दुरुस्त आए। अभी शुरुआत में अंतरिम सरकार बनेगी, लेकिन फिर जरूर वहां पे चुनाव होंगे और राजा को उसकी जो मान सम्मान राजशाही में मिलता था वो मिलेगा, हम सब यही उम्मीद लगाते। लेकिन आपने नेपाल के इतिहास में जो हुआ है, जिस वजह से नेपाल के भारत के साथ रिश्ते खराब हुए, उसके बारे में जो गहरी जानकारी मेरे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय, थैंक यू।